उसमें है बाइनोमियल, पीएनसी, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, ये 4 चैप्टर है। क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, ये। अच्छा, मेरा मन ये है, मैं अपना क्या है वो बता देता हूँ। मेरा प्लान ऐसा कुछ ये चल रहा है दिमाग में कि आप लोग जो इधर हम लोग पैराबोला पढ़ा रहे हैं, अच्छा उस वाले टेस्ट में क्या आ रहा है, लाइक 28 वाले में सिर्फ पैराबोला, सर्कल और पैराबोला, ठीक है। तो अब देखो चॉइस आप लोगों के ऊपर है, दो चॉइस है। एक तो ये कि अभी से 21 वाले टेस्ट में लगभग 15 दिन है, 15 दिन का मतलब लगभग हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस 12-13 आएंगी, है। अच्छा 8 दिन है, 8 दिन में लगभग एक वीक पूरा है। तो मैं एक वीक ये कर सकता हूँ कि आपको जब मेरी क्लास होगी उसमें लास्ट के 15-20 मिनट कोई एक टॉपिक का जो पीछे के हो चुके हैं उनके डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मैं होमवर्क आपको दे दूं, लाइक मैं ऐसे बोल दूं कि देखो, जैसे मान लो मैं बोल दिया कि बाइनोमियल, जैसे एक चैप्टर है बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, जैसे जो भी आप बोलो कौन सा बेहतर रहेगा, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, कौन सा। सपोज मान लो सीक्वेंस सीरीज, आप लोगों ने कहा, मैंने सीक्वेंस सीरीज बोला कि भाई सीक्वेंस सीरीज का ये चैप्टर है। सीक्वेंस सीरीज में एक, सबको पता होगा मैथोंगो करके कोई एक ऐप होता है जिसमें पीडीएफ मिल जाती है पीवाईक्यू का, मैथोंगो। उसको जब वेबसाइट पे सर्च करोगे ना ऐसे गूगल पे, मैथोंगो में, जैसे मैथोंगो से आप सीक्वेंस सीरीज का पीवाईक्यू का पीडीएफ डाउनलोड कर लो। इसके पीवाईक्यू का पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ईयर वाइज पीवाईक्यू डाउनलोड, सुन लो मेरी बात, तो ईयर वाइज इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। जैसे इसमें 2024 के सारे सवाल हो जाएंगे, 2025 के हो जाएंगे, 2023 के हो जाएंगे, सारे इकट्ठे एक ही में 300-400 सवाल का जो एक पीडीएफ होगा वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। तीन मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत है। 26 के, मैंने 25 से शायद शुरू किया होगा। 25 के मिल जाएंगे, 24 के मिल जाएंगे, 23 के, 22 के, 21 के, 19 तक के शायद उसमें सवाल है। तो आप इसमें जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू 2025 वाले और पीवाईक्यू, क्योंकि कल भी क्लास नहीं है, तो 2024 वाले, ये दोनों सवाल मिला के लगभग 60-65 सवाल हो जाएगा आपका। ये पूरा का पूरा आप अगर इसको होमवर्क में कर डालो सारे इसके क्वेश्चन, तो हम लोग इसको डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप जैसे करोगे, जैसे कोई सवाल नहीं बनेगा, हो सकता है उसका मेथड अभी हम पढ़े ही ना हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड हो सकता है वो किसी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड हो, तो भी आप जैसे मान लो जहां मामला फंसेगा वो आप छोड़ देना, फिर मुझसे पूछना, मैं बोल दूंगा भाई इस चैप्टर का नहीं है, आगे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बाकी तो हम रिवाइज कर ही सकते हैं। अब इतना अगर हमने कर लिया, अच्छा और बताता हूँ, AITS के लिए सिर्फ PYQ अगर ढंग से हम कर लेते हैं और सेल्फ स्टडी में एडवांस के सिंगल करेक्ट PYQ कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि 6-7 सवाल मैथ्स में ऑलरेडी फंस जाएगा। एडवांस का सिंगल चॉइस PYQ और मेंस के 22, 23, 24 के 25 के जो PYQ होंगे इनको कर लेते हैं, तो मैक्सिमम सवाल हमारे फंस जाएंगे। मैक्सिमम सवाल वहीं से फंस जा सकता है या या वही कॉन्सेप्ट रहेगा। बात समझ रहे हो? तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मदद इतनी सी है कि अगर आप लोग ये करना चाहो तो आप लोग ये कर लो, मैं इसके लिए तैयार हूं। बाकी बैचेज में चल रहा है, बाकी बैचेज में बच्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई नया इनिशिएटिव लिया हूं। 301 में, 101 में और 301 ये भी MA और EA, तो MA वाले कर रहे हैं, तुम्हारा 101 ये वालों को हमने बाइनोमियल दे रखा है, आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज बोला तो सीक्वेंस सीरीज दे रखा है। उन लोगों को 101 ये वाले 2025 के सारे बाइनोमियल डिस्कशन करेंगे, 24 तक करके आना है उनको। आप लोग 24-25 दोनों का डिस्कशन कर लेंगे लास्ट के 15-20 मिनट। बाकी इधर के मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, इधर का हम लोग कुछ भी अभी नहीं कर रहे, सिर्फ इस एक वीक तक, इस एक वीक में पूरा फोकस कर लो आप AITS के लिए, उसके लिए जितनी हमारी तरफ से मदद हो सकती है हम कर लेंगे। नॉर्मली इधर हम लोग पढ़ते रहेंगे, फिर वापस हम लोग जब डिस्कशन करना होगा उधर सारा चीज पढ़ते जाएंगे। इधर अभी सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर रहेगा? हाँ, कुछ ऐसे डालोगे तो आ जाएगा। आ रहा है क्या? ऐसा कुछ करके आ रहा होगा। अच्छा, मैथ ऑन गो, ऐसा कुछ करके है, तो ऐसा है। उसमें PDF डालोगे ना कि आप डाल दोगे PDF
कि सीक्वेंस सीरीज ऑल पीवाईक्यू पीडीएफ, तो पूरा पीडीएफ आ जाएगा, 250-300 सवाल के होंगे, क्योंकि मेरे से मैक्सिमम बच्चे देखता हूं तो उसी के पीडीएफ के सवाल लेके पूछ रहे हैं। तो उससे ये फायदा होगा कि मैं भी पीडीएफ डाउनलोड कर लूंगा, टाइम में देख लूंगा, आप जब भी बोलोगे कि ये वाला सवाल ये सवाल, तो सबके पास सेम रहेगा। तो ये नहीं रहेगा कि भाई तुम्हारा 15वां सवाल अलग है, उसका 25वां सवाल अलग है, दोनों का अलग अलग नहीं चलेगा। आपने 15वां पूछा, सब लोग उसी में 15वां देख लिए, डिस्कशन कर लिए, आपका काम आसान हो गया। बात समझ आ रहा है? अरे सुनाई दिया सबको? हाँ आपको सुनाई दिया क्या? एक बार खड़ा होकर एक्सप्लेन कर दो वही सारी बातें। खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। हाँ एक्सप्लेन कर दो, क्या बोला अभी तक? क्या पूरी बात एक्सप्लेन करो, सब लोग ध्यान से सुन लो। तुम्हारा नाम क्या है बालक? प्रखर त्रिपाठी बता रहा है, जो मैंने अभी बोला है उसको रिपीट कर रहा है, उसके बाद बोलेगा ये बालक वही चीज रिपीट करेगा। याद करो कि मैंने क्या बोला है, बताओ क्या क्या बोला है। किसका? क्या करना है उसका? पहले 60 तो मैंने नहीं बोला है। ओहो, मामला गड़बड़ हुआ। 24-25 के सवाल लगा के आना है, फिर हर क्लास के लास्ट के 15 मिनट में स्टेशन बैठ जाओ। तुम यही बात जरा रिपीट करो। हाँ हाँ रिपीट करो, रिपीट करो, देखिए अरे बोलो तो एक बार, तुम्हारा तो बोलने का स्टाइल देखें क्या है। अपनी बात को, यही बात को अपने तरीके से बस बता दो। 25, 24, 25, 26 के। हम्म। पहली बात कि उस ऐप से सिर्फ और सिर्फ पूरे पीवाईक्यू का पीडीएफ डाउनलोड होगा, 25-26 के सिर्फ नहीं होंगे। तो पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, फिर कहां कहां तक, किस किस साल के सॉल्व करने, किस किस साल के? 24-25 के, ठीक है बैठ जाओ। हाँ भाई चलो हम लोग शुरू करते हैं। हाँ लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चे लोग? लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लेंथ ऑफ फोकल कार्ड इन टर्म्स ऑफ स्लोप फॉर ए कोसेक स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। यही तो आया था अदिति चटर्जी, पिछली क्लास में नहीं आ पाए थे, क्यों? अगले आधे घंटे तक थोड़ा कम समझ आएगा, अगले आधे घंटे तक, अगले आधे घंटे तक अभी इसी से रिलेटेड चलेगा जो अभी 8-9 पॉइंट हमने करा है, उसके बाद फिर वापस नया चीज शुरू हो जाएगा तो फिर समझ आने लगेगा। तो देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या निकल के आए थे, ध्यान से, जो मैं जितना जितना मैं पूछ रहा हूं उतना उतना बस बताओ। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या थे? 2/T1 प्लस T2 स्लोप ऑफ फोकल कार्ड। ओ अभिनव तुम्हारे बगल वाले को टाइप करो एक बार। हाँ सीधा सीधा इधर देखो। अच्छा उसी में देख रहे हो, यही सारी चीजें है क्या? अच्छा स्लोप ऑफ फोकल कार्ड क्या है? 2/T-1/T, यही है अपने पास है। स्लोप ऑफ फोकल कार्ड हो गया, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड हो गया, इन पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, इन स्लोप एंगल फॉर्म हो गया। स्लोप एंगल क्या होता है? कोई भी फोकल कार्ड एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही क्या कहलाता है? स्लोप एंगल। ठीक है, इसमें हमने एक चीज पढ़ा होगा, 1/PS प्लस 1/SQ बराबर 1/A, दैट इज 1/LLR/4। फिर हमने लिखाया होगा कि सेमी लेटस रेटम इज हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल कार्ड सेगमेंट PS एंड SQ, PS एंड SQ। दिखाया क्या ये बात है कि सेमी लेटस रेटम इज हार्मोनिक मीन ऑफ PS एंड SQ। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? सवाल लिखेंगे अब। लिखो, if length of focal card, if length of focal card comma length of focal card comma at distance b from vertex of parabola
at distance b, at distance b, small b, at distance b from vertex of parabola y square equal to 4ax at distance b from vertex of parabola y square equal to 4ax comma is c, then देन, अच्छा देन के आगे छोड़ दो, अभी हम लोग प्रूफ करेंगे तो पता चलेगा कि क्या प्रूफ करना है। अब जरा देखो यहाँ पे, पहले तो सवाल का पूरा मतलब समझना। सवाल में सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा अपने को? पैराबोला। पैराबोला कौन सा वाला है भाई? वाई स्क्वायर बराबर 4x। क्या इसका फोकल कार्ड, ये फोकल कार्ड बोला है तो ये वाला पॉइंट है a,0। ये आपके पास है फोकल कार्ड पी एस क्यू। ये पूरा पी एस की लंबाई पी एस क्यू है। ये पी क्यू की लंबाई कितना दिया है सवाल में? बताओ, सवाल पढ़ के बताओ, पी क्यू की लंबाई क्या दिया है? सवाल पढ़ो, एक दो बार पढ़ो, देखो पी क्यू की लंबाई क्या दिया है। पढ़ो पढ़ो, सवाल पढ़ो। पी क्यू की लंबाई क्या दिया है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या दिया पी क्यू की लंबाई? सी है। शुरू से सब लोग बी करे पड़े हैं। क्या है लंबाई उसका? सी है। वो बीच में कामा कामा लगवाया है, दिख रहा है क्या कामा कामा? तो बोला इफ लेंथ ऑफ फोकल कार्ड इज सी, कनेक्ट कर पा रहे हो? लेंथ ऑफ फोकल कार्ड इज सी, और बीच में क्या बोला है कि ये फोकल कार्ड वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस पे है? समझ आ रही है बात है कि ये फोकल कार्ड वर्टेक्स से कितना डिस्ट, और कुछ नहीं बोला है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा ये वाली, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैंने ये वाला एंगल मान लिया थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? क्लियर है बात है? ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी? कैसे पता चला? ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है इसका। अच्छा बताओ, इस पी एस की लंबाई, पी क्यू की लंबाई अपने पास बाय द वे इस एंगल थीटा के टर्म में क्या होगा? 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, यही पढ़ा अभी हमने। अच्छा बताओ, ये एंगल थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर यानी ये हाइपोटेनियस है, और ये परपेंडिकुलर है क्या यहाँ से? तो कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या पता चल जाएगी? कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होगा क्या? ए बाई कितना? बी। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू सी दिया है, ये है 4a, ये है a बाई बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ये हो गया 4a क्यूब इक्वल टू बी स्क्वायर सी। बोलो समझ आया क्या ये बात? तो देन प्रूव दैट बी 4a क्यूब बराबर बी स्क्वायर सी। यही एग्जाम में बोलता है कि देन फाइंड बी स्क्वायर सी अपॉन ए क्यूब बराबर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 4। तो यही आपको यहाँ पे निकालना था, 4a क्यूब बराबर बी स्क्वायर सी। समझ में आई बात? स्लोप फॉर्म का हमें याद होने का कितना फायदा है कि डायरेक्ट ही हम लोग बस कोसेक थीटा का वैल्यू निकाले, डायरेक्ट आपके पास आंसर हो गया। समझ में आ गई बात सबको? नोट कर लो, अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला प्रॉपर्टी लिखिए
कितने प्रॉपर्टी हो गई थी उस टाइम तक? 7, 8वीं प्रॉपर्टी लिखिए। 8वीं प्रॉपर्टी लिखिए। सर्कल सर्कल drawn by taking focal distance as a diameter. Circle drawn by taking focal distance as a diameter. Circle drawn by taking focal distance as a diameter always touches tangent at vertex. Circle drawn by taking क्या टेक करना था, क्या लेके? किसको? डायमीटर। फोकल डिस्टेंस को डायमीटर लेके अगर सर्कल खींचा गया है तो हमेशा किसको टच करेगा? तो ऑलवेज टचेज टेंजेंट एट वर्टेक्स। समझ आ रही है बात? जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ फिगर की बात करें, जैसे यहाँ पे अपने पास है कुछ इस तरीके का, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ भी बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये एक पैराबोला है, ये एक आपके पास पैराबोला है। जब फोकल डिस्टेंस क्या होती है? फोकल डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? देखो ये आपके पास है ऐसा, ये वाला कुछ ऐसा कि ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है x1 कामा y1। जरा देखना यहाँ पे x1 कामा y1 के बजाय मैं कौन सा पॉइंट लेना ज्यादा सही रहेगा? at² कामा 2at। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा? a कामा 0। यही टेंजेंट एट वर्टेक्स है क्या आपका? लकीली यही y एक्सिस भी है क्या? अगर ये इसको टच कर रही होगी, अगर ये y एक्सिस को टच कर रही होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टच कर रही होगी? क्या बस फिगर से तो क्लियरली दिख रहा है कि टच नहीं कर रही है, क्योंकि ये देखो ये आधा आधा नहीं बटा है। ये डायमीटर होता तो आधा आधा बटा होता क्या आपका? इसका मतलब फिगर से तो नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि फिगर जो हमने बनाया वो खुद भी अच्छा फिगर नहीं है। वो खुद भी फिगर जो एक्चुअल में पैराबोला बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, इतना इतना फैला होता है, और तब ये सही से दिखता। बट हम लोग इतना इतना ऐसा नहीं बना रहे हैं, लेकिन तो थियोरेटिकली हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इसका जो भी ये है आपका, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है क्या? अगर मैं एक बात करूं, देखो ध्यान से, ये एक सर्कल है, ये वाई एक्सिस को टच करे। टच करने का मतलब क्या? अगर इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट h कामा k है तो क्या इसका जो रेडियस होगा क्या वो k के बराबर हो जाएगा क्या? समझ आ रही है बात? अगर इसका रेडियस इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए तो क्या हम लोग ये कह देंगे कि ये आपका टच कर रहा है आपका? अरे हाँ है ना? नहीं समझ रहे हो बात को? अच्छा, रेडियस y कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट के बराबर? x कोऑर्डिनेट के बराबर। क्या ये रेडियस हो रहा है क्या? अगर y एक्सिस को टच करना है तो किसके बराबर हो जाए? ये रेडियस किसके बराबर हो जाए? x कोऑर्डिनेट। और यही x एक्सिस को टच कराना होता तो रेडियस y कोऑर्डिनेट के। ये समझ में आ रही है बात? अब जरा देखते हैं, बताओ ये इसका ये P और ये S है, PS क्या फोकल डिस्टेंस है क्या? यहाँ पे PS फोकल डिस्टेंस है, और कभी ना कभी एक बार जरूर आपने लिखा होगा फोकल डिस्टेंस A प्लस x1 लिखा है। आप लोगों ने कोई पूछा भी था कि सर आया कैसे है? अरे याद है ये बात है? तो A प्लस x1, बताओ A ये है आपका, x1 कितना है यहाँ पे? at²। ये क्या आपका? क्या ये आपका जो PS है ये फोकल डिस्टेंस के साथ साथ क्या ये डायामीटर ऑफ सर्कल है क्या? ये तो डायामीटर ऑफ सर्कल हो गया, ये हो गया आपका a प्लस at²। बताओ रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा तब? रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा यहां से? at² a प्लस at² बाई नीचे में क्या हो जाएगा? 2। अच्छा बताओ, अगर ये यहाँ पे इसका सेंटर होगा सर्कल का तो क्या वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा क्या? अरे होगा या नहीं होगा? और मिड पॉइंट होगा तो बताओ इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a प्लस at² बाई 2 कामा कितना देगा बेटा यहाँ पे? 80। 280 बाई 2 दे देगा आपका, तो 80। बताओ क्या इसका x कोऑर्डिनेट, ये देखो यहाँ से ये लंबाई दिख रहा है आपका, क्या यही लंबाई रेडियस है क्या आपका? क्या अब इस सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर आ गया क्या? अरे हाँ या ना? क्या हमने सेंटर निकालने का तरीका अपना मिड पॉइंट फार्मूला लगाया है और रेडियस निकालने का तरीका डायमीटर का आधा?
अरे बोलो, बात समझ आ रहा है? तो चूंकि यहाँ पे सिंस रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आया है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। इसका मतलब ये पता चलता है दिस इंप्लाइज सर्कल किसको टच करेगा? सर्कल टचेज वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस ही हमारे लिए क्या है? आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स। बोलो, बात समझ आ रहा है? तो हमेशा पैराबोला अगर फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के सर्कल खींचा जाए तो वो सर्कल हमेशा किसको टच करेगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स को। बात समझ आ गया? नोट कर लीजिए। अब 9th नंबर वाला पॉइंट लिखेंगे। हो गया बच्चे लोग? अगला सवाल लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, अगला 9th वाला। सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग 9th वाला। सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग फोकल कार्ड एज अ डायामीटर। Circle drawn by taking focal chord as a diameter always touches. Circle drawn by taking focal chord as a diameter always touches directrix. Always touches directrix. चलो फिगर बना लो सब लोग। सब लोग फिगर बना लेंगे। जो सबसे ज्यादा गलतियां होंगी वो ये गलतियां होंगी, यहां पे देख लेना। एक डायरेक्ट्रिक्स, मैक्सिमम टाइम जो आपके डायरेक्ट्रिक्स होगा वो यहाँ पे टच कर देगा। जो ये सर्कल होगा वो डायरेक्ट्रिक्स को यहाँ पे टच कर देगा, वो गलत हो जाएगा। उसके लिए स्पेशल होगा, वो अलग केस होगा, उसका अगला पॉइंट लिखेंगे। ये आपका P है, ये आपका S है, ये आपका Q है, ये आपका PSQ है, ये फोकल कार्ड है, A, 0 से पास हो रहा है, ये डायामीटर है। अच्छा, अभी एक चीज हमने पढ़ा है
ये पी एस क्यू है तो T1 T2 बराबर क्या होता है? अरे फोकल कार्ड के लिए T1 T2 बराबर T1 T2 बराबर T1 T2 बराबर -1। फोकल कार्ड में -1 और -4 कब? जब ये यहां 90 डिग्री बनाता तो। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? तो -1 यानी इसका कोऑर्डिनेट अगर 80 स्क्वायर कामा 280 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a/t² कामा -2a/। और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स हमेशा मैंने पहले से बोल रखा है, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है तो इसका जो इक्वेशन होगा वो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -a। यहां से यहां तक की लंबाई किसके बराबर हो चुकी है? a। ये आपका 0,0 है, ये a,0 है। अब ये हमेशा इसको टच करेगा। प्रूफ करने के लिए बहुत आसान सी चीज है। फिर से मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई ये डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर हो गया तो काम हो गया। समझ आ रही है बात? और ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो सेंटर का कोऑर्डिनेट प्लस ए। समझ आ रही बात है? ये में क्या सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा आपका, और प्लस ए कर देंगे तो आपके पास निकल जाएगा। इसकी लंबाई हम लोगों ने पीएस की लंबाई निकाल रखी है ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा है? तो प्रूफ करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। हम प्रूफ नहीं करना चाहते हैं, बस फिगर आपको पता होना चाहिए। इससे हमारा मेन मतलब है कि बस फिगर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नोट कर डालिए आप लोग। टच कर दिया ना तुम्हारा फुट अप डायरेक्ट्रिक्स पे। मैं उसी को मना कर रहा था कि सब करना लेकिन फुट अप डायरेक्ट्रिक्स पे टच मत कराना। तुम्हारा भी टच कर दिया। मैंने क्या बोला कि सबसे ज्यादा गलती होगा कि ये यहाँ के बजाय यहाँ टच कर लेगा। और देखो मेरा टच का तो मैंने लाइन को टेढ़ी मार दी है थोड़ा सा। यहां नहीं टच करना चाहिए, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं टच करना चाहिए। अगला वाला फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे टच करेगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला हमारा है? पूरा प्रिकॉशन के साथ मैं बताते चल रहा हूं कि फिगर में ये करना है, ये नहीं करना है। पहले फिगर बना, पहले सर्कल बना लो, बाद में सब चीजें बनाना। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया नहीं वैसे, सबसे पहले ये सर्कल बना लो। सर्कल पे एक टेंजेंट बना लो। ये सर्कल पे टेंजेंट हो गया। अब आप नीचे में कहीं, ये टेंजेंट हो गया। यहां कहीं आप, यहां कहीं से आप बना लो ये आपके पास हो गया। ये हो गया आपका, यहां से पैराबोला ये हो गया, और ऐसा कुछ हो गया। यहां से ये खींच दिया आपने, ये पी एस क्यू हो गया। पूरा ऐसा बना लिया आपने है। अरे वही फिगर है, बता रहा हूं मैं बनाने का तरीका। देखो ये यहां नहीं, यहां कहीं हो रहा है टच। चलो आगे, 9th वाला 10th वाला पॉइंट लिखिए। 10th पॉइंट लिखिए। सर्कल ड्रॉन by taking circle drawn by taking latus ratum as diameter. Circle drawn by taking latus ratum as diameter always touches foot of directrix. Circle by taking latus ratum as diameter always touches foot of directrix. ये वाला आपको फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे टच करेगा, कुछ ऐसा। ये फिगर ऐसा होना चाहिए। अगर लेटस रेटम को डायमीटर मान के अगर सर्कल खींचा जाए तो वो हमेशा कहाँ टच करेगा?
फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे। अगर कोई बस सिर्फ फोकल कार्ड होगी तो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, कहीं भी कर सकता है वो टच, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे करे, तभी करेगा जब ये लेटस रेटम, जब फोकल कार्ड लेटस रेटम हो जाएगी तो। अब एक सवाल लिख लीजिए। लिख लीजिए अब एक सवाल। सवाल देखो, ये जेई के दोनों ही एडवांस में भी एक बार पूछ चुका है, मेंस में भी पूछ चुका है। देखो कितना आसान सा सवाल है, बस लैंग्वेज थोड़ी बड़ी होगी। सवाल बोला गया है, लेट अ पॉइंट पी, लेट अ पॉइंट पी एक्स कामा वाई, मैं एज इट इज सवाल बोल रहा हूं जो सवाल आपको बोला गया है। लेट अ पॉइंट पी एक्स कामा वाई, एक्स ग्रेटर देन 0, y greater than 0, be a point on parabola, be a point on parabola y square minus 4y plus 2x minus 6 बराबर 0 and S is focus and capital S is focus and capital S is focus and capital S is focus. A circle is drawn by taking, a circle is drawn by taking PS as a diameter. A circle is drawn by taking PS as a diameter, always touches a fixed line. A circle is drawn by taking PS as a diameter, always touches a fixed line. Find equation of line. Always touches a fixed line. Find equation of line. फिगर बनाया जाए। बताओ फिगर के हिसाब से क्या कुछ ऐसा कह रहा है कि जो ये P पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये जो P पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, S इसका फोकस है, इसको डायमीटर मान के अगर सर्कल खींचा जाए तो किसको टच करेगा हमेशा ये? बोलो ये किसको टच करेगा? किसको टच करेगा? है किसको टच करेगा हमेशा? अभी तो लिखे हो फोकल कार्ड को अगर डायमीटर मान के सर्कल खींचा जाए तो किसको टच करता है? बोलो किसको टच करता है? फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के खिंचाए तो किसको टच करता है? फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के खिंचाए तो किसको टच करता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स को। अरे ये लिखा है। हाँ तो तुम अकेले बोल रहे हो ना यार, बाकी पूरी क्लास तो कोई डायरेक्ट्रिक्स बोल रही है, कोई कुछ बोल रही है, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल दे रहा है। तो किसको टच करेगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स को। टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑलवेज टचेज टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे हम लोग इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स कैसे निकालें? लास्ट क्लास में हमने एक सवाल जो करा के छोड़ दिया था, ये वहीं पे पहुंचा है। बताओ कोई मुझे बस बता दे कि कैसे, या पीछे भी देख ले और बस बता दे कि कैसे हम लोग टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालें। परफेक्ट स्क्वायर बना के। क्या बनाना पड़ेगा इसका? परफेक्ट स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 2x प्लस 10। कॉमन क्या हुआ यहाँ पे?
बोलो कॉमन क्या हुआ, 2 नहीं -2। क्या कॉमन हुआ आपका, -2। बताओ ये कौन सा वाला पैराबोला है, क्या वाई स्क्वायर बराबर -4ax टाइप का है क्या यहाँ पे, हाँ है ना। और इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स अगर आप ये देखो तो ये वाला पैराबोला है ऐसा वाला, इसका टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन क्या है, क्या कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 है क्या, अरे यही टेंजेंट एट वर्टेक्स है ना ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है और इसका इक्वेशन क्या है आपका, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बोलो यहाँ पे क्या है कैपिटल एक्स की वैल्यू, नहीं समझ आ रही बात, कितना है कैपिटल एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो गया, यही आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन हो गया। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया कि नहीं आप लोगों का, अरे बोलो लिख लिए ना। अब अगला लिखो आप लोग, हेडिंग लिखो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन टर्म्स ऑफ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन टर्म्स ऑफ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन टर्म्स ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, in terms of axis of symmetry and tangent at vertex। in terms of axis of symmetry and tangent at vertex। बेहद आसान है, बहुत ही आसान है, देखो बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप ये पूरी बात को। ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये पैराबोला का एक फिगर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है। बताओ ये वाली इक्वेशन क्या कहलाती है इसकी, क्या यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जनरली कॉमनली हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सिर्फ एक्सिस के नाम से जानते हैं। इसका इक्वेशन क्या है जरा बताओ बेटा, y इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इसका यही टेंजेंट एट वर्टेक्स है। जरा इसका इक्वेशन बताओ क्या है, x इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट यहाँ पे है जो ये x कामा वाई पॉइंट है, जो हम लोगों के पास x कामा वाई पॉइंट होता है, जो इस पैराबोला पे कहीं भी लाई कर सकता है। x कामा वाई का मतलब यही आपका मूविंग पॉइंट है। x कामा वाई का मतलब यही मूविंग पॉइंट है, जो हर जगह ये ऐसे घूमते हुए यही आपको बना रहा है पैराबोला। तो ये आपके पास x कामा वाई पॉइंट है। क्या इसकी खास बात ये है कि ये यहाँ से आप देखो तो ये वाली इसकी डिस्टेंस x कहलाएगी और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, y कहलाएगी। क्या आपका समझ आ रही है बात, यानी जरा ध्यान से देखो, जो इक्वेशन आप पैराबोला है वो है अपने पास वाई स्क्वायर बराबर 4ax। बताओ जो ये y है क्या ये डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, कहां से ये डिस्टेंस है भाई, एक्सिस से। कहां से डिस्टेंस है ये, एक्सिस से। और ये वाली जो x है ये क्या है आपका, ये भी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, और ये कहां से है, फ्रॉम टेंजेंट एट
वर्टेक्स, मतलब जो ये लिखा है वो एक्चुअल में, जो ये y है वो एक्चुअल में आ रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर, फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर बराबर 4a का मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेटम है क्या, ये 4a क्या है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेटम, और जो एक्सिस एक्स आया है ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, कहां से है ये, फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, एक्सिस नहीं, कहां से है ये टेंजेंट एट वर्टेक्स। जरा ध्यान से फिर से जरा देखो, तो इस एक्सिस का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 0, 0 को हटा दो, क्या यही y का स्क्वायर है क्या यहाँ पे, दिख रहा है आपको। टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन बताओ क्या है, x इक्वल टू 0, यानी वही वाला यहाँ पे x है क्या आपका, है ना y, जो सीधे सीधे एक्सिस का इक्वेशन है वही यहाँ पे आ रहा है, और सीधे सीधे जो टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन है वही यहाँ पे आ रहा है क्या आपका, एक बस चेंज है। ये किस फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एक्सिस तो जरूर है y का, y इक्वल टू 0 एक्सिस जरूर है, लेकिन हमको यहां से इस पे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मान लो ये पॉइंट होता, ये लाइन होता आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तब इसका यहां से डिस्टेंस क्या निकल के आता, ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हो बात को। अगर इसकी इक्वेशन होती एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, तो यहां से डिस्टेंस तब क्या निकल के आते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। मतलब इक्वेशन ये जैसी इक्वेशन है ये यही रहता, ये तो यही रहता कि भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन, लेकिन नीचे में क्या हो जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे हो जाता क्या आपका, मतलब ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस रहता, लेकिन यहाँ नीचे में क्या होता, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगता, डिस्टेंस फॉर्म में होता, और डिस्टेंस फॉर्म का मतलब अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। बोलो बात समझ आ रहा है, यानी आपके पास ज्यादा, हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो ये आया है वो ये आया है कि जो भी एक्सिस का इक्वेशन है वो एक्सिस का इक्वेशन का स्क्वायर है, शार्ट में लिख लेते हैं एल एल आर इंटू, यहाँ पे टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन है, लेकिन ये दोनों के दोनों किस फॉर्मेट में है, तो ये डिस्टेंस फॉर्म में होना चाहिए, और डिस्टेंस फॉर्म का मतलब हुआ कि आपका, डिस्टेंस फॉर्म का मतलब हुआ कि नीचे में किससे डिवाइड होना चाहिए आपका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी किस फॉर्म में होना चाहिए, बोलो ये भी किस फॉर्म में होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्म में। जरा देखो मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि यहां सब लोग समझ लोगे, दोबारा जब उसी को उल्टा पूछूंगा तो सब गलत बताओगे, यानी पहले आप समझ लो, समझने के बाद भी देख लो कि गलती कैसे कैसे बताओगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एक इक्वेशन लिखा है 3x प्लस 4y माइनस 5 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 27 4x माइनस 3y प्लस 1/5, ऐसा लिखा है। क्या ये पैराबोला का इक्वेशन है, क्या वो उस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है, एक एक चीज चेक करो। सबसे पहली बात बताओ, एक्सिस और टेंजेंट और वर्टेक्स एक दूसरे के क्या होंगे, पहले ये चेक करो क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कैसे पता चला, कोफिशिएंट बदला हुआ है, बीच का साइन भी चेंज है। दूसरी बात, ये जो लाइन का लिखा है वो होल स्क्वायर का है, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, लीनियर टर्म है। दूसरी बात, जो भी ये लाइन लिखा है वो डिस्टेंस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये नीचे में अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या आता, 5, यहाँ पे नीचे में अंडर रूट में 3 का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या आता, 5। बोलो डिस्टेंस फॉर्म में लिखा है, क्या बिल्कुल ए टू जेड है बहु ऐसा लिखा है क्या। अब इसको देख के आप बता सकते हो एल एल आर कितना हो जाएगा, कंपेयर कर दो क्या हो जाएगा एल एल आर, समझ आ गई बात है। अगर हमें, अच्छा मान लो कि किसी लाइन में किसी जगह कहीं दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस है 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, एंड एल एल आर है आपका, एल एल आर है मान लो कि 5, और इक्वेशन ऑफ टी भी दिया हुआ है
x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। बताओ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा? क्या अभी हमने पढ़ा है कि एक्सिस का स्क्वायर इक्वल टू एल एल आर इंटू टी बी, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? एक्सिस क्या होगा यहाँ पे? 2x प्लस वाई माइनस 3 पूरे का, नीचे में भी कुछ आएगा, क्या आएगा? रूट में 5, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म में होना जरूरी है। तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर एल एल आर कितना है? 5, और यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 1। लेकिन पहली चीज आप जरूर चेक कर लेना, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं। क्या परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो ये परपेंडिकुलर जरूर होना चाहिए, ये बात हो गई। अब यहाँ पे मान लो लिखा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज 3x प्लस 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 7 2x माइनस 3y प्लस 1, ये लिखा हुआ है। बोला है फाइंड एल एल आर। क्या हो जाएगा बच्चों एल एल आर? कितना हो जाएगा एल एल आर? जल्दी बोलो फटाफट। कितना? 7। सब सही है, समझ आ गई बात? एक्चुअल में अभी मैंने बोला ना कि सब गलत बताओगे। अरे ये कहाँ डिवाइड है? ये कहाँ डिवाइड है? डिवाइड है? डिवाइड किससे होना चाहिए था? रूट का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट 13 से होना चाहिए था क्या? क्या ये डिवाइड है? नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये डिस्टेंस फॉर्म में आ जाएगा तब यहाँ वाला आपका एलएलआर होगा। यानी पहले हम लोगों को बिल्कुल यहाँ पे पहले ये 3x प्लस 2y माइनस 5 में अपने मन से रूट 13 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे डिवाइड भी कर लो। ठीक है बेटा, अपने मन से हमें बैलेंस करना पड़ेगा। का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 और ये है 2x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन यहाँ पे भी रूट 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। लेकिन हमें तो ये डिस्टेंस फॉर्म में सिर्फ इतना ही चाहिए, क्योंकि ये किस फॉर्म में चाहिए यहाँ पे? क्योंकि किस फॉर्म में होना चाहिए? ये डिस्टेंस फॉर्म में। तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन रूट 13, इस पूरे का होल स्क्वायर, ऊपर वाला रूट 13 बाहर निकल के 13 बन गया, 7 रूट 13, यहाँ पे हो गया 2x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन नीचे में रूट 13। अब यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 13 बराबर 7 रूट 13 अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा? 13 2x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन नीचे में रूट 13। अब यहां से एल एल आर कितना हो जाएगा? 7 बाई रूट 13। एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? बताओ एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर टीवी का इक्वेशन क्या होगा? 2x माइनस 3y प्लस, बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अब हम लोग बता पाएंगे। जैसे मान लो सवाल लिखा है बताओ इस सवाल में ये इक्वेशन आप पैराबोला है। सबसे पहले बताओ इसका फोकस क्या है? पूछेगा क्या? फाइंड एल एल आर। बताओ सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए? क्या ये फॉर्मेट कभी देखा है कहीं जीवन में? सर्कल में देखा था, सही जवाब। कहा था अपने पास से? सर्कल में, ठीक है। तो फोकस कैसे एल एल आर का एल एल आर कैसे निकालें इसका? अरे सुनो, मैंने बहुत पहले बोला था कि एक दिन आज पढ़ा रहा हूँ और ये कभी नाम आएगा नहीं तो आप भूल जाओगे, और भूल के सबसे पहली जो चीज़ है वही भूल के बाकी सब चीज़ें आपको याद रहेगी, वही भूल जाओगे। सबसे पहली बात पैराबोला का देखो एकदम यही लिखा गया होगा।
वहीं पे ही एलएलआर निकलवाया होगा। फोकस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री या डायरेक्ट्रिक्स निकलवाया है? निकलवाया है कि नहीं निकलवाया है? दिख रहा है? तो अब बताओ, हमें फोकस, अब इसका फोकस कितना है? 2, -1। बताओ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? ये हो गया 3x - 2y + 1 = 0। बताओ, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये इसका फोकस है। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सोच के सोचो सोचो सोचो, यहां से आके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? अरे ललार का आधा होगा। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस 2a। अरे समझ आ रही है बात है? तो ये 2a का मतलब क्या हो गया ललार भाई? 2। अब बताओ, इसके यहां से इस पे डिस्टेंस निकालो, मॉड ऑफ, ये हो गया 6 + 2 + 1/√में 13। तो एल कितना आ गया आपका? 6, 2, 8, 9, 18 बाई ना, 18/√13। अरे भाई 2 है ना यहाँ पे? तो वहां जाएगा ना ये। 6, 3, 9 प्लस 6, 2, 9, 6, 2, 8, 1, 9, 9, 2 = 18/√13। ये इसका एलएलआर है। मैंने कहा था ना कि आज के दिन में पढ़ रहे हो दोबारा, जो सबसे पहले समझ में आ रहा है वो सबसे पहले बोलोगे, और वैसा बोलोगे कि जेई में इसीलिए पूछ लिया था वो। पता था उसको कि तो आप इस पहला पहला पेज कभी जीवन में नहीं पढ़ता है कोई। पहला पेज फिगर है, अरे ये तो आता ही पहला बोला आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल वहां चलते हैं जो कठिन चीज है। तो ये है आपके पास, नोट कर लो। बच्चे लोग हो जाए तो बता देना, अगली स्लाइड करते हैं हम। अगली स्लाइड हो जाए। कर दे अगली स्लाइड ना। अच्छा ठीक है, नोट कर लो भाई।
अगली स्लाइड। नहीं हुआ था वो। हो गया बच्चे लोग। नहीं, बात नहीं, बात करोगे तो उतना स्लो लिखा जाएगा, थोड़ा तेज लिख लो। हो गया ना बच्चे लोग। ये हो गया है क्या? पूरा पूरा जो है लिखना छुकना छोड़ के पूरा बात कर रहे हो तुम। लिख लिया सबने? अगला स्लाइड अब मैं कर दो। लिखो अगला स्लाइड अब। अगली स्लाइड। थोड़ा सा है, बस लिख लो ताकि हम लोग अब अगले अगले सवाल की तरफ बढ़ चले। एक सवाल और करेंगे इसी से, बिल्कुल ये पिछले सवाल के लिए। देखो अगला सवाल है,
देखो अगर आपका पैराबोला सीधा वाला ना रहे, टेढ़ा वाला रहे, ऑब्लिक पैराबोला रहे, उस केस में आपके पास ऐसा ही कुछ तरीका होना चाहिए, या तो पी एस बराबर पी एम आप कर सको, एस यानी फोकस, पीएम यानी डायरेक्ट्रिक्स पता हो, फोकस पता हो, डायरेक्ट्रिक्स पता हो, तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, या एक्सिस पता हो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम पता हो, टेंजेंट एट वर्टेक्स पता हो, तो भी इक्वेशन लिख सकते हैं। सिर्फ यही दो तरीका आपके पास है और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। तो देखो क्या इस सवाल में हमें फोकस दिया हुआ है, कहाँ पे दे रखा है बच्चे लोग फोकस, 1,1, और वर्टेक्स कहाँ दे रखा है आपका, वर्टेक्स दे रखा है आपका 0,0, ये वर्टेक्स है, और ये कोई लाइन है आपका, इस पे कहीं है 1,1। क्या जो ये अगर फोकस यहाँ पे है, वर्टेक्स यहाँ है, तो क्या पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा क्या आपका, अरे बोलो, पैराबोला क्या फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर होता है क्या आपका, फोकस हमेशा कहाँ होता है, पैराबोला के अंदर। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके का बनेगा ये पैराबोला, यहाँ से फोकस से, ये आपका फोकस है, ये फोकस है, क्या ये आपका इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, बोलो बच्चे लोग, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका इक्वेशन क्या दिख रहा है अपने को, बोलो जल्दी निकाल सकते हो क्या इसको, अरे क्या दिख रहा है अपने को, अरे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसी से निकालेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, अरे ऐसे देख लो ना, 0,0 1,1 दोनों y बराबर x लाइन रहा होगा, ठीक है। अब बताओ हमें ये निकल गया, क्या यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई भी निकल जाएगा क्या ये, हाँ हो जाएगा कि नहीं ये लंबाई। अच्छा फोकस से वर्टेक्स के बीच की लंबाई क्या होती है, अरे यही तो ए होती है, अरे होती है कि नहीं है, एल एल आर बाई फोर ए होती है, क्या ये वैल्यू अपने पास कितने के बराबर है, रूट 2, एल एल आर कितना आ गया यहाँ पे, बोलो बच्चे लोग बताओ ना, 4√2। अब हमको क्या चाहिए, अगर एक्सिस का इक्वेशन मिल गया है और एल एल आर मिल गया है, तो क्या मिल जाए बस, टीवी, क्या टीवी इसके परपेंडिकुलर होगा, क्या टीवी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा क्या, अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा आपका टीवी, तो बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या है अपने पास, ये अपन दिख रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 0 है, तो इसका x माइनस वाई बराबर लेमडा, और ये कहां से पास होगा, सेंटर या 0,0, कहां से पास हो रहा है ये, 0,0, तो बताओ x ये भी रख दिया हमने, 0 + 0 बराबर लेमडा, तो क्या आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टीवी, कितना निकल के आ गई आपका, बोलो टीवी का इक्वेशन क्या निकल के आया, x + y इक्वल टू 0। अभी आपने तब देखा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला कि एक्सिस का स्क्वायर बराबर एल एल आर इंटू टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेकिन ये दोनों किसके फॉर्म में होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्म में। अब जरा मुझे बताओ तो एक्सिस कितना है यहाँ पे, अरे बोलो एक्सिस का इक्वेशन क्या है, बोलो कितना है, इसका डिस्टेंस फॉर्म लिखेंगे तो नीचे में क्या आएगा, 1² + 1² पूरे का होल स्क्वायर बराबर एल एल आर कितना आया है 4√2, और टीबी क्या हो जाएगा इसका x + y अपॉन अंडर रूट में 1² + 1², क्या ये दोनों पूरा इससे √2 से √2 कट गया, क्या बचा क्या यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आया 2, और ये हो गया 4, और ये हो गया x + y, यहाँ पे इधर जाके मल्टीप्लाई कर लिया, अपना जो भी आंसर आने वाला है वो आंसर आ गया 8x + y। इसको इतना अच्छा सा इक्वेशन देख के लगेगा कि इसका एल एल आर 8 है, लेकिन क्या एल एल आर 8 था, क्योंकि इस फॉर्म में तो ये अभी एक्चुअल में पैराबोला का फॉर्म ही नहीं है, पैराबोला के लिए ये दोनों डिस्टेंस फॉर्म में होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे एल एल आर कितना था आपका 4√2, बात समझ आया, तो इस तरीके के फॉर्म का यूज करेंगे, नोट कर लीजिए।
हो गया क्या? लिखो अगला सवाल लिखो। इफ अ पॉइंट इफ अ पॉइंट इफ अ पॉइंट ए थोड़ी कुछ तो छूटा है। हाँ, यहाँ पे एक लाइन था बिल्कुल। लिखो इफ अ पॉइंट P divide double ordinate divide double ordinate of parabola x y square equal to 4x in 2:3 ratio, find locus of P। देखो बेटा यहाँ पे देखो, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। सबको आई होप, मुझे उम्मीद है सबको डबल ऑर्डिनेट तो याद ही है। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? एक लाइन जो एक्सिस पे क्या चलती हो, परपेंडिकुलर, यही होता है क्या आपका? तो ये अगर डबल ऑर्डिनेट है बेटा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट सपोज करो कि 80 स्क्वायर कामा 280 है। ये कल हम लोगों ने बात करा भी होगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? है फिर से हाँ सोनू, खड़े हो जाओ एक बार, बताओ क्या होगा नीचे वाले का कोऑर्डिनेट? 2a/t। परफेक्ट जवाब, बैठ जाओ। अब कॉपी खोल लो इसके बाद, और उसके बाद कॉपी खोल के देखो। जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जहां मैंने बताया है, तो पहले दिन ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जहां बताया है, हाँ बोलो रिया क्या है? माइनस, खड़े हो जाओ एक बार, बता दो तुम भी, बताओ क्या आएगा? -80 स्क्वायर कामा -280। बैठ जाओ। तुम्हारे पीछे ही बैठे हुए कह रहे हैं, ना 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 गलत बता रही है, बट ऐसा थोड़ी होता है। बताओ शुभम, बताओ। अब सुनो ध्यान से, 80 स्क्वायर कामा -280। अरे एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ी बदल रहा है, एक्स तो पॉजिटिव ही चल रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है आपका? वाई। सोनू, सोनू कहा पता चला? तुम क्या बता रहे थे? ये तो बता दो, बता क्या रहे थे? जो बता रहे थे वो क्या था? अरे क्या था वो, ये तो बता दो। अरे वो किस चीज के बारे में था? अच्छा, बाकी जो कोई और बताना चाहे, किस चीज के बारे में था वो? वो जो बोल रहा था कि 80a/t² कामा -2a/t, वो किसके बारे में बोल रहा था? फोकल कार्ड के दूसरे इंड के बारे में तुम बता रहे थे। वो फोकल कार्ड के, और ये क्या बोला है? डबल ऑर्डिनेट। बात समझ आया? अब देखो यहाँ कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट, इसका लोकस बोला है, तो इसको क्या मान लिया जाए? ये लंबाई 2 है और ये क्या है आपका? 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ सेक्शन फार्मूला लगाऊं या पहला एक्स कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख दूं, चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा तो बता दो, मैं लिख देता हूँ। या डायरेक्ट चल जाएगा? क्या वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं होता है? अरे समझ रहे हो कि नहीं बात को? नहीं, कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही है। देखो, अरे देखो ऐसे निकाल लेंगे, 280 स्क्वायर प्लस 380 स्क्वायर अपॉन 2 + 3, नीचे 5 आ गया, ऊपर में 2 + 3 मिलके भी 5 हो गया, कट पिट के 80 स्क्वायर ही आया। दूसरा वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 × -480 प्लस ये 3 × 680 अपॉन नीचे में 2 + 3, सही है क्या ऐसा? यानी बेटा यहां से आया अपने पास h बराबर 80 स्क्वायर और k बराबर क्या आया बेटा? 280 अपॉन नीचे में 5। बताओ t की वैल्यू एक्चुअल कितना आया? क्या 5k अपॉन 2a आया क्या? ये उठा के यहाँ रख दो। t बराबर a, यहाँ पे हो गया 5k अपॉन नीचे में 2a का होल स्क्वायर। फाइनली क्या आ गया यहाँ से? h, और यहाँ एक से एक कट जाएगा, क्या बचेगा? नीचे में 4a बचेगा क्या?
यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 k² यानी फाइनल आंसर कितना हो गया 25y² इक्वल टू 4ax। बोलो बच्चों बात समझ आया? नोट कर लो जल्दी से। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला जेई मेंस लेवल खत्म। जेई मेंस लेवल खत्म हो गया। अब इसके बाद चलेगा पूरा एडवांस। अगले 4-5 लेक्चर जो भी चलेगा वो पूरा एडवांस होगा। जल्दी नोट कर डालो बच्चे लोग। हो गया क्या? लिख लिया सबने? हाँ या ना? अब जल्दी से ये कुछ यहाँ पे 2+3 होगा ये। लिखो हेडिंग लिखो लाइन एंड पैराबोला। लाइन एंड पैराबोला। अगला जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा इसका नाम है लाइन एंड पैराबोला। हाँ लाइन एंड पैराबोला। अब कहानी चलेगी। अभी तक कहानी में लाइन का कोई ज्यादा रोल नहीं था, कार्ड वगैरह आ रहे थे। अब एक लाइन रहेगा और एक पैराबोला का इक्वेशन रहेगा। देखिए आप लोग जरा ध्यान से सुनो बेटा। आप लोग 3 पोजीशन पॉसिबल होती है, लिखते चलो। 3 पोजीशन पॉसिबल। 3 पोजीशन पॉसिबल। पहली पोजीशन होती है लाइन कट पैराबोला। और कट करेगी तो लाइन कितनी जगह कट कर सकती है एक पैराबोला को? पीएनसी में हम लोगों ने पढ़ रखा है 2 जगह पे। एक लाइन जो है, एक ये पैराबोला है, ये एक लाइन है, तो कितने जगह कट करा अपने पास? 2 जगह। दूसरे नंबर पे लाइन टच पैराबोला। अगर टच करेगा तो कितने जगह टच करेगा? एक जगह। यानी कुछ ऐसा ये है और कुछ इस तरीके का है। तीसरा लाइन नाइदर टच नॉर कट पैराबोला। ना ही ये टच किया ना ही कट किया पैराबोला को, यानी कुछ ऐसे। ठीक है, दिख रहा है आपको तीनों का? एक बस छोटी सी बात लिख लीजिए यहीं पे। ये तब होगा इफ कैपिटल डी ग्रेटर देन 0। ये तब होगा इफ कैपिटल डी बराबर 0। ये तब होगा इफ कैपिटल डी लेस देन 0। अब ये तीनों को मैं समझाता हूँ कि कैपिटल डी है क्या। मान लेते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे। लेट y बराबर mx प्लस सी इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। कोई भी पैराबोला का इक्वेशन जरूरी नहीं है कि यही हो, कुछ भी हो। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये है, ये हमने लेट कर लिया कि ये पैराबोला का इक्वेशन है। कुछ भी हो, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए वैलिड है। तो क्या करेंगे ना, यहां से पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। या तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y में क्वाड्रेटिक आएगा, और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक आएगा। आपको दिख रहा होगा कि y की वैल्यू उठा के यहां रखोगे, mx प्लस सी होल स्क्वायर करोगे, क्या x में क्वाड्रेटिक आएगा? अरे बोलो बात समझ आ रहा है? क्वाड्रेटिक आया। एंड देन फाइंड डिस्क्रिमिनेंट d।
डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी। अब बताओ जब कैपिटल डी फाइंड करेंगे, अगर कैपिटल डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, और कैपिटल डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, और 2x तो आएगा तो y भी कितना आएगा, तो यानी 2 पॉइंट आएंगे क्या तब आपके पास, मतलब कितने जगह लाइन कट कर देगी आपका, तो उसके लिए डी क्या होना चाहिए, अगर डी की वैल्यू 0 आया तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, एक, अगर एक्स एक तो वाई भी एक, मतलब सिंगल पॉइंट आएगा, मतलब कितने जगह ये बस एक जगह टच करेगी। अगर डी निगेटिव है, अरे बेटा कट कैसे कट करेगी तो 2 पॉइंट हो जाएगा, कैसे, जैसे गई है, अरे नहीं ये पैराबोला ग्रेजुअली हमेशा ऐसे चलता है ऐसे, तो किस तरीके से, इस तरीके से, अरे नहीं 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 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं, नहीं पॉसिबल है, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है, अच्छा वो मैं समझ गया, वो ये तुम जो, नहीं वो पॉसिबल नहीं होगा ही नहीं, वो दूर से निकल जाएगी, ठीक है, तो या तो टच करेगा, और अगर मान लो डी निगेटिव आया तो कोई एक्स नहीं आएगा, जब कोई एक्स नहीं आएगा तो कोई, यानी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका नहीं आएगा, मतलब लाइन और पैराबोला एक दूसरे से दूर से निकल जाएंगे, बात समझ आ रहा है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी है, ये जो होता है ना ये d इक्वल टू 0 ये कहलाता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पर ये किस बात की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ये एकदम जनरल इक्वेशन के लिए है, आपको याद होगा सर्कल में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी था c बराबर r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है, c बराबर r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपकी d बराबर जो 0 है ये जनरल के लिए है कि जब भी लाइन से उठा के y या x की वैल्यू आप कर्व में रखो, वहां से जो क्वाड्रेटिक आया उसकी d बराबर 0 करो, वो हमेशा टेंजेंट के लिए कंडीशन होगा, लेकिन एकदम बिल्कुल जनरल है, हम लोग तो इस पे तो बिल्कुल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पे अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, हम लोग तुरंत स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे। हाँ बच्चे लोग हो गया, सबने नोट कर लिया, अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला, लाइन एंड पैराबोला की कहानी ये थी, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला, सबसे पहला, अब एक एक करके पॉइंट लिखते जाएंगे, सबसे पहला इफ पॉइंट x1 कामा y1 लाई ऑन पैराबोला, अगर कोई पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा देन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, आप लोग पहले से जानते हो, अगर कोई पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बच्चों, कुछ याद आया, सर्कल में कुछ याद आया, अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट लाई कर रहे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैपिटल T इक्वल टू 0, जैसे अपने पास ये है अपने पास ऐसा है, ये कोई टेंजेंट खींची जा रही है, ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट का पॉइंट है आपका x1 कामा y1, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा कैपिटल T इक्वल टू 0, और कैपिटल T का मतलब y के जगह पे y1, 4ax के जगह पे x प्लस x1 बाई 2, यानी y1 इक्वल टू क्या हो गया 2ax प्लस x1, बोलो बात समझ आ रहा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आते हैं,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट, जैसे अपने पास पैराबोला है ये, यहाँ पे ये कोई टेंजेंट है, ये कोई पैरामेट्रिक पॉइंट है AT स्क्वायर कामा 2AT, ये पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4x। बताओ इस टेंजेंट का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या अभी भी पॉइंट लाई कर रहा है तो कैपिटल T बराबर क्या हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कैपिटल T इक्वल टू 0। कैपिटल T का मतलब y1 के जगह पे क्या आ जाएगा 2AT बताओ बराबर 4a x प्लस x1 के जगह पे AT स्क्वायर अपॉन 2। सही है, क्या ये 2a से 2a पूरा 4 कट गया क्या यहाँ पे, अरे बोले बच्चों लोग समझ आ रही है बात है, क्या बचा यहाँ पे टी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस AT स्क्वायर। और ये याद रहना चाहिए, ये इस पैराबोला के लिए याद रहना चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर, बिल्कुल आपको कंठस्थ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। आज यही तीसरा वाला y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, पहले नोट तो कर लो, ठीक है ना।